पाठ का नाम रोबोट। लेखक डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय। आलोक। पाठ का आशय। सक्सेना परिवार नौकर साधुराम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं। रोबोनिल और दूसरे रोबोट रोबोदीप की मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि साधुराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। रोबोनिल और रोबोदीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधुराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए। अंत में रोबोदीप खुश होता है कि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा। छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधुराम। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों, नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गईं। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुला ही था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटर विदों एवं रोबोटिकी वैज्ञानिकों को सफलता मिली। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए, मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही हैं, तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है। धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक, जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था, उसी का नाम रोबोनिल था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर की छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था। रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर तुम्हें किसने बताया? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधुराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। सो तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से आ जुड़ेगा। नहीं रोबोनिल,
यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं? पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो। बूढ़े साधुराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधुराम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ और करना होगा। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की, सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। पर रोबोनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधुराम की नौकरी को आंच आए, यह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है। पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी, एक घर में नौकर को, जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई। अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। यह सच था कि उन्होंने साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालात में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। हिंदी से संबंधित ऐसे कंटेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रोत्साहित करें।
धन्यवाद।